नमस्कार। आज हम ना एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे अंदर की दुनिया से जुड़ा है। मतलब हमारे विचार और वो कैसे हमारी जिंदगी बनाते बिगाड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं जोसेफ नाइन की किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के एक हिंदी सारांश के बारे में। अच्छा। और कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो ख्याल है ये आते कहाँ से हैं, क्या हर ख्याल पर यकीन करना ठीक है, और कैसे हम इन विचारों की पकड़ थोड़ी ढीली करके ज्यादा शांत रह सकते हैं, ज्यादा आजाद महसूस कर सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। हम सब अनजाने में ही अपने हर ख्याल को सच मान बैठते हैं। हाँ। जबकि दिमाग क्या है, वो तो एक मशीन है जो बस विचार बनाती रहती है लगातार। पर ये जरूरी तो नहीं कि मशीन से निकला हर प्रोडक्ट परफेक्ट हो या असलियत बताएं। सही बात है। तो विचारों की असलियत क्या है, उनकी लिमिट्स क्या हैं, और उनसे एक हेल्थी दूरी कैसे बनाएं। शायद यही है पहला कदम शांति की तरफ। नहीं तो हम अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। और ये मशीन तो मतलब 24 घंटे चलती रहती है। कहते हैं कि एक दिन में कोई 60,000 से ज्यादा विचार। हाँ, 60,000 बहुत ज्यादा है। ये नंबर ही डरा देता है। और उससे भी कमाल की बात ये है कि कोई रिसर्च कहती है इनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल। और 95% तो वही पुराने घिसे पिटे जो कल सोचे थे, परसों सोचे थे। हाँ, वो रिपीट होते रहते हैं। तो हम एक ही नेगेटिव लूप में घूमते रहते हैं। और मुश्किल तब होती है जब हम इस शोर को, इन विचारों को सच मान लेते हैं। मैंने सोचा है तो सच ही होगा। शायद यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल यही। ओके, इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे सारांश में एक उदाहरण था। मान लीजिए किसी दोस्त को मैसेज किया, जवाब नहीं आया। हाँ। तो दिमाग की जो कहानी बनाने वाली मशीन है वो फौरन चालू। हाँ, फौरन। पहली कहानी, लगता है नाराज है। दूसरी, उसे मेरी परवाह ही नहीं। तीसरी, ओ मैंने पिछली बार कुछ कह दिया था शायद। हाँ हाँ। और फिर फीलिंग्स भी वैसी आने लगती हैं। चिंता, दुख, गुस्सा, सब। जबकि असल में क्या हो सकता है फोन साइलेंट हो, मीटिंग में हो, गाड़ी चला रहे हो, या नेट ही ना चल रहा हो। सैकड़ों वजह हो सकती हैं। हाँ, जिनका हमसे लेना देना ही नहीं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि दिमाग का ये कहानियां बनाना, ये एक तरह के डिफॉल्ट मोड है उसका। अच्छा। उसे खालीपन अच्छा नहीं लगता तो वो उसे अपनी कहानियों से, अनुमानों से भर देता है। और अक्सर, जैसा आपने कहा, नेगेटिव कहानियों को पहले पकड़ता है। शायद पुराने जमाने से ऐसा है, खतरे को पहले भांपना जरूरी था। हाँ, सर्वाइवल के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन आज की दुनिया में यही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो यहाँ मेन बात ये पहचानना है कि मन में क्या चल रहा है, यानी विचार, और बाहर क्या हो रहा है, यानी असलियत। ये दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल। विचार बस दिमाग में हो रही घटनाएं हैं, वो रियलिटी का लाइव टेलीकास्ट नहीं है। सही कहा। और किताब का भी मेन पॉइंट यही है कि हमारा जो ज्यादातर इमोशनल दर्द है ना, वो बाहरी सिचुएशन की वजह से उतना नहीं होता जितना उस सिचुएशन के बारे में हमारी सोच की वजह से होता है। हाँ, हमारी इंटरप्रिटेशन। हाँ, मतलब घटना तो शायद न्यूट्रल हो, पर हम उस पर जो लेबल लगाते हैं, जो कहानी बनाते हैं, वही हमें दुखी या सुखी करती है। और हम करते क्या है, अपने ही विचारों से लड़ते रहते हैं। सही बात है। उन्हें सही गलत साबित करने में लगे रहते हैं और थक जाते हैं। बिल्कुल। इस बारे में ना वो बादलों वाली मिसाल काफी अच्छी है। हाँ। विचारों को समझे जैसे आसमान में बादल हैं। आप उन्हें देखते हैं, कभी हल्के, कभी घने, पर आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही आप खुद बादल बन जाते हैं, है ना? सही। आप बस देखते हैं, वो आते हैं, चले जाते हैं। अगर हम अपने विचारों को भी ऐसे ही देख पाएं, देखें, माने कि हाँ ये ख्याल आया है, पर उसमें उलझे नहीं, उसे पकड़े नहीं, अच्छा, तो उनका असर हम पर कम हो जाता है। वो सारांश में बारिश और छाते वाली बात भी थी। हाँ, वो भी इसी से जुड़ती है। विचार बारिश की तरह हैं, वो आएंगे ही, रोक नहीं सकते, पर छाता खोल सकते हैं। मतलब हम चुन सकते हैं कि उन पर यकीन करना है या नहीं, उनसे अपनी पहचान जोड़नी है या नहीं। वो छाता क्या है? हमारी अवेयरनेस, हमारी समझ। और ये छाता खोलना तब और भी जरूरी हो जाता है जब हम नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, नेगेटिव विचार तो आएंगे ही, सबको आते हैं। प्रॉब्लम तब है जब हम उस विचार को मैं बना लेते हैं। हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन। हाँ, जैसे काम में गलती हुई और ख्याल आया, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अब या तो इसे सच मानकर बैठ जाएं, दुखी हो, या फिर ये पहचाने कि मेरे मन में एक विचार आया है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ।
ये सब शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये पूरा नजरिया बदल देता है। पहले केस में आप वो विचार बन गए, दूसरे में आप उसे देख रहे हैं। एग्जैक्टली आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो बैकग्राउंड है, वो स्क्रीन है जिस पर ये विचार चल रहे हैं। आप वो शांत चेतना है, वो अवेयरनेस है जो इन विचारों को आते जाते देख रही है। जैसे नदी किनारे बैठकर पानी को बहते देखते हैं, आप पानी नहीं है, आप देखने वाले हैं। अच्छा, ये समझ, ये देखने वाला भाव हमें विचारों से एक दूरी बनाने में मदद करता है। और जैसी ये दूरी बनती है ना, उनका जो इमोशनल वजन है वो अपने आप कम होने लगता है। तो फिर शांति कहाँ है? अगर लगातार चलते विचारों में नहीं, तो सुकून कहाँ मिलेगा? किताब कहती है कि असली शांति सोच में नहीं, बल्कि सोच के बीच की जो खाली जगह है उसमें है। हाँ, वो जो दो ख्यालों के बीच का साइलेंस होता है, चाहे छोटा सा ही हो, या जब हम विचारों से हटकर बस मौजूद होते हैं, वही है शांति। और यहीं पर मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के जो अभ्यास हैं वो काम आते हैं। अच्छा, ध्यान का मतलब ये नहीं कि विचारों को जबरदस्ती रोको, वो तो मुश्किल है और उससे और टेंशन बढ़ती है। ध्यान का मतलब है विचारों के प्रति अपना रवैया बदलना। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने ख्यालों को बिना जज किए, बिना उनसे चिपके, बस एक देखने वाले की तरह देखें। ओके। और जैसे ही हम देखना शुरू करते हैं, हम उनसे अलग होने लगते हैं। और इसी प्रोसेस में वो जो खाली जगह है, वो शांति, उसे हम ज्यादा महसूस करने लगते हैं। ये बस ट्रेनिंग है उस शांति को अनुभव करने की जो हमेशा मौजूद है पर शोर में दब जाती है। और मुझे लगता है इसी समझ से ना असली आजादी का दरवाजा खुलता है। बिल्कुल। हम बाहरी आजादी की बात करते हैं, पैसे की, समाज की, लेकिन असली आजादी तो शायद अपने ही मन की जेल से निकलना है। सही कहा। हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी सीमाएं, हमारे डर, ये सब है क्या? विचारों के ही तो रूप है जिनसे हमने खुद को बांधा हुआ है। बिल्कुल। सोचिए, अगर मन में लगातार ये ख्याल है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ और आप इस पे पूरा यकीन करते हैं, तो क्या होगा? आप शायद कभी कोशिश ही नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो इतने डर के साथ कि परफॉर्मेंस खराब होगी और वो यकीन और पक्का हो जाएगा। हाँ, वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। हाँ। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक विचार की तरह देखें, हाँ ये ख्याल आता है, डर भी लगता है, पर ये सिर्फ एक ख्याल है, जरूरी नहीं कि ये 100% सच हो, तो शायद आप तैयारी करें, कोशिश करें और धीरे धीरे बेहतर हो जाए। यहाँ चॉइस आ जाती है, वो विचार आपकी किस्मत नहीं बनता। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। जब हम अपने हर विचार को बिना सवाल किए मानना बंद कर देते हैं ना, हाँ, उसे पत्थर की लकीर समझना छोड़ देते हैं, तभी हम असल में चुनने के लिए आजाद होते हैं। हम चुन सकते हैं कि किस विचार को सीरियसली लेना है, किस पर एनर्जी लगानी है और किस विचार को बस देखकर जाने देना है। सही। ये दिमागी गुलामी से निकलने जैसा है। आजादी सिर्फ ये नहीं कि हम क्या सोच सकते हैं, बल्कि ये भी है कि हम किस सोच पर यकीन न करने के लिए आजाद हैं। अच्छा, और इसका सीधा असर हमारे रिश्तों पर कैसे पड़ता है? बहुत गहरा। रिश्तों में कितनी बार झगड़े, गलतफहमियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम सामने वाले के शब्दों का मतलब अपनी सोच के हिसाब से निकालते हैं। किसी ने कुछ कहा और हमने मन में पूरी कहानी बना ली, उसके इरादे समझ लिए, अक्सर नेगेटिव वाले। उसने ऐसा कहा, मतलब वो मेरा अपमान करना चाहता था। हाँ, या उसने मेरी तरफ देखा नहीं, पक्का मुझसे खफा है। हाँ, और यहाँ ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये सच है या ये मेरी कहानी है? हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज, हमारे पुराने अनुभव, हमारी उम्मीदें, ये सब हमारी व्याख्या को रंग देते हैं। हम अक्सर दूसरे के व्यवहार को पर्सनली ले लेते हैं। सही। ये हमारी बनाई कहानी है, जरूरी नहीं कि वही सच हो। अगर हम इस पैटर्न को पहचान लें और अपने विचारों को, खासकर दूसरों के बारे में नेगेटिव विचारों को बस विचार ही समझे, उन्हें फौरन सच न माने, हाँ, तो रिश्तों में ज्यादा समझ, ज्यादा धैर्य आ सकता है, रिएक्शन कम होगा, बातचीत ज्यादा होगी। और ये बात उससे भी जुड़ती है कि हम या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में। हाँ, बिल्कुल। हमारा मन या तो पुरानी बातों पर अफसोस करता है, काश वैसा किया होता, ये नहीं कहना चाहिए था, या फिर आगे की चिंताओं में डूबा रहता है, कल क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो। ज्यादातर विचार इन्हीं दो टाइम जोन में घूमते हैं, हमें अभी से दूर ले जाते हैं। और असल में तो जिंदगी हमेशा अभी में ही हो रही है। हाँ, यही वो पल है जिसे हम जी सकते हैं। अतीत गया, भविष्य आया नहीं। जब हम विचारों की इस कमेंट्री से हटकर अपनी सांस पर या अपने आसपास पर या जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लाते हैं, तो हम वर्तमान में वापस आ जाते हैं। विचारों को बस देखना सीखना, बिना उनमें बहे, हमें इस अभी में टिकने में मदद करता है। ओके। और जब हम वर्तमान में होते हैं तो अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता, उनका वजन अपने आप हल्का लगता है।
किताब में ये मन को देखने की, ऑब्जर्व करने की बात पर काफी जोर है। हाँ, ये दिमाग को खाली करने या विचारों को रोकने की कोशिश नहीं है, वो तो शायद हो भी नहीं सकता। नहीं, और उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। हाँ, ये तो बस एक दूरी से देखने का अभ्यास है। जैसे सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देखो, हर गाड़ी के पीछे नहीं भागते ना। बिल्कुल। वैसे ही जब कोई तेज इमोशन या परेशान करने वाला ख्याल आए तो उसे पकड़ने, उससे लड़ने या उसे भगाने के बजाय बस देखो, पहचानो कि हाँ, अभी मन में गुस्सा है या चिंता वाला ख्याल चल रहा है। बिल्कुल। और इस देखने से, इस साक्षी भाव से होता क्या है, धीरे धीरे ना ये एहसास गहरा होता है कि मैं इन विचारों और भावनाओं से अलग हूँ। अच्छा। मैं वो नहीं हूँ जो सोच रहा है या महसूस कर रहा है, बल्कि मैं वो हूँ जो इस सोचने और महसूस करने को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। ये कोई दूरी बनाना नहीं, बल्कि एक क्लैरिटी है, और यही समझ, यही अंदर की स्थिरता और शांति लाती है। फिर विचार आते जाते हैं लहरों की तरह, पर वो आपको बहाकर नहीं ले जाते, उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। तो फिर आखिरकार निचोड़ क्या है? असली खुशी की चाबी कहाँ है? क्या पॉजिटिव सोचने में है? किताब का तर्क थोड़ा अलग है इससे। अच्छा। वो कहते हैं कि असली खुशी या शांति तब मिलती है जब हम विचारों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, लड़ना बंद कर देते हैं। ओके। दुख अक्सर विचारों को रेजिस्ट करने से आता है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये बुरा ख्याल क्यों आ रहा है, ये जो लड़ाई है ना, यही टेंशन पैदा करती है। हाँ, ये एक्सेप्टेंस वाली बात है। जब हम अपने अंदर जो भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, अच्छी या बुरी, उन्हें बिना शर्त स्वीकार करना सीखते हैं, उन्हें आने जाने देते हैं, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े, बिना उन्हें बदलने की जिद किए, तब एक शांति और हल्कापन महसूस होता है। मतलब हार मान लेना नहीं, हार मानना नहीं, बल्कि असलियत से लड़ना बंद करना। और जब लड़ाई बंद होती है तो जो बचता है वो शांति ही होती है। और ये सब हमें लाता है जिंदगी को सिंपल बनाने की तरफ। हाँ, शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है, चुनने की आजादी। हम ये नहीं चुन सकते कि दिमाग में कौन सा ख्याल आएगा, वो तो आता है, वो ऑटोमेटिक है काफी हद तक। हाँ, पर हम ये चुन सकते हैं कि किस ख्याल पर ध्यान देना है, किसे सीरियसली लेना है और किसे बस हवा में उड़ा देना है, जैसे फिल्टर लगाना। निश्चित रूप से जितना कम हम अपने विचारों को सच मानेंगे, जितना कम उन पर आंख बंद करके यकीन करेंगे, उतनी ही जिंदगी आसान और साफ होती जाएगी। ये वो दिमागी बोझ उतारने जैसा है जो हम हर वक्त ढोते रहते हैं, दूसरों की राय का, अपनी नाकामियों का, भविष्य के डर का, सबका बोझ। सही बात है। जब हम विचारों की कहानियों में कम उलझते हैं तो हम असलियत को, संभावनाओं को और अपने अंदर की शांति को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं, ज्यादा समझदारी से फैसले ले पाते हैं। तो अगर हम जोसेफ नगेन की किताब के इस सारांश की मुख्य बातों को समेटें तो पहली बात, हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन्हें देखने वाले हैं। बिल्कुल। दूसरी, हर विचार पर, खासकर नेगेटिव वाले पर, तुरंत यकीन करना जरूरी नहीं, वो बस दिमागी घटनाएं हैं। सही। तीसरी, हमारा इमोशनल दुख बाहरी चीजों से ज्यादा हमारी सोच और उस सोच से लड़ाई की वजह से है। हाँ, हमारे रिएक्शन से। चौथी, असली दिमागी आजादी विचारों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उन्हें बिना पकड़े देखने और जाने देने में है। और पांचवी, सच्ची खुशी और शांति दिमाग की कहानियों में नहीं, बल्कि अभी इस पल में मौजूद रहने में और विचारों के शोर के पीछे की शांति को महसूस करने में है। आपने बहुत अच्छे से इसको सम अप किया है। ये पूरी बात अपने मन के काम करने के तरीके को समझने और फिर उसके साथ अपना रिश्ता बदलने की है। जब हम अपने विचारों को अंतिम सत्य मानना बंद कर देते हैं तो डर, चिंता, शक, इन सब का जो भारी बोझ हम उठाते हैं ना, वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। हाँ। जैसा कहा भी गया है, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। यहाँ जीतने का मतलब दबाना नहीं, बल्कि समझना और आजाद होना है, अपने ही विचारों की गुलामी से आजाद होना। आज की ये जो हमारी बातचीत हुई है, ये एक बहुत जरूरी सवाल पीछे छूट जाती है। वो सवाल ये है कि अगर ये सच है कि हमारे विचार हमारी असली या पूरी सच्चाई नहीं है, वो बस मन में उठने वाली लहरें हैं, तो हम इस समझ का इस्तेमाल अपनी खुद की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने में कैसे कर सकते हैं, उन डरों का सामना करने में कैसे कर सकते हैं, अपनी उस अंदर की आवाज को चुनौती देने में कैसे कर सकते हैं जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते या तुम इसके लायक नहीं। इस पे जरूर सोचिएगा।